कुछ दम ही नहीं था, माने नींद आ रही थी। हम समझे कि कुछ होगा, मैंने वो बोलते अच्छा है बाज़ वक़्त, मगर उस दिन तो ऐसा दिख रहा था कि वो पुराना रिकॉर्ड चल रहा है बेगम अख्तर का, बस वो कुछ नई बात नहीं थी उसमें। अच्छा बोलते हैं मोदी जी? नहीं, कभी कभी बोल देते हैं, मगर उस दिन तो माने सबको नींद आ रही थी। मैं खुद देखा बीजेपी के जितने एमपीज बैठे थे, कोई सो रहा था, कोई मंत्री सो रहे थे, मेरी नहीं बात कर रहा हूँ, तो वो सो रहे थे। तो पहले तो हमने स्पीकर साहब के ऑल पार्टी मीटिंग में कहा था कि सर आप मणिपुर पे डिस्कशन करवाइए, प्राइम मिनिस्टर आए या ना आए। हमको मालूम था ये हम इसमें जाएंगे ट्रैप में, तब चले गए ये लोग, बड़ी पार्टीज ने कर दिया, तो फिर हमको भी देना पड़ा बीआरएस पार्टी के साथ नो कॉन्फिडेंस मोशन। लेकिन फायदा हो गया ना सरकार को, आप खुद ही कह रहे हैं कि ट्रैप हो गया। नहीं, अगर ट्रैप बन गया। नहीं, अगर गृह मंत्री बोले 2 घंटे से ऊपर। नहीं, अगर कोई ये कह रहा है कि बीजेपी को 2024 का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया, मैं नहीं मानता हूँ। 24 का इलेक्शन आज भी ओपन है, और बीजेपी को अगर नहीं मालूम या मालूम तो ये उनको बात समझ में आ गई कि जो इस देश का गरीब है वो अब इस बात को महसूस करने लगा है कि मेरी आमदनी में कमी हो रही है और मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, उसके बहुत से तकालीफ हैं। ये एक रियलाइजेशन पैदा हो रहा है। ये आसान चुनाव नहीं होने वाला है। जो लोग समझ रहे हैं, बीजेपी वाले समझ रहे हैं कि हम वो कर देंगे, नहीं, बहुत मुश्किल होगा इलेक्शन। आसान इलेक्शन नहीं होगा बीजेपी के लिए, और फाइट होगी। ओपन इलेक्शन अभी भी है। पीएम का भाषण आपको मुगले आजम लगा, राहुल गांधी का भाषण क्या लगा? वो तो बोल रहे थे कि दिल से बोले, अब वो नहीं मालूम। लास्ट नो कॉन्फिडेंस में तो जाकर मोदी जी से गले मिल लिए थे। हम डर रहे थे कि अभी कुछ ऐसा ना कर दें, तो गनीमत नहीं किया उन्होंने। तो दिल से बोले, और बोलते हैं, तो बोल रहे हैं, तो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, तो सुन रहे हैं। आज थोड़ा डर के बोल रहे हैं आप राहुल? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक उर्दू का शायर ने कहा था ना कि बके जा रहा हूँ जुनू में क्या क्या, तो हम भी सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, क्या क्या कर सकते हैं। बोल रहे हैं बेचारे। वो चले थे, इतना चले, ऐसा हुआ, ये हुआ, बोले हैं। भारत जोड़ो यात्रा पर उनका फोकस था। हाँ, बिल्कुल था। अब आप देखिए, कांग्रेस वाले कोई नहीं आए तो मुझे क्यों आप पूछ रहे हैं सब बातें? उनको बुला लीजिए, वो अच्छा बोलेंगे। खामखा मुझे आप अर्दोगान का पूछ रहे हैं, शी जिनपिंग का पूछ रहे हैं, अब कांग्रेस का पूछ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा आप उसी में रखिए जहां तक मैं बोल सकता हूं। लेकिन इंडिया जो गठबंधन विपक्ष का बना है, हाँ, उसमें भी आपको जगह नहीं मिली। आप लड़ेंगे कैसे? आपके चुनावी बिसात के नीचे, पैरों के नीचे की जमीन क्या है सर? आप सिर्फ मुस्लिम पॉलिटिक्स इस देश में करना चाहते हैं। नहीं, बुरी बात देखिए, मैं तो कर रहा नहीं हूं। अगर मैं करता हूं तो बुरी बात क्या है? नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी नहीं कहा था कि मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं। अभी ये कांग्रेस वाले क्या करते हैं? राहुल गांधी का गोतरा निकाल दिए। क्या क्या नहीं कहा उनके बारे में। अगर कमजोर को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिलता है तो इससे लोकतंत्र मजबूत होगा, इससे एक्सट्रीमिज्म खत्म होगा, इससे रेडिकलिज्म खत्म होगा। ये हम आगे से, बुरी बात क्या है? लेकिन पॉलिटिक्स और एक्टिविज्म में बहुत फर्क है। नहीं, एक्टिविज्म तो आप एक्टिविज्म कर रहे हैं, वरना 17% से 18% पर आप सीट तो जीतेंगे नहीं। आप फायदा बीजेपी को कर देंगे वोट बांट के। मेरी वजह से अगर बीजेपी को फायदा हो रहा तो मैं तो आपको कहूंगा कि आप एक दिन 2 घंटे का प्रोग्राम कर लीजिए। जो लोग मुझ पर गाली देते हैं उन सबको बुला लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि 5 मिनट नहीं बैठ पाएंगे हमारे सामने ये लोग। बीजेपी अगर आज सत्ता में है तो कांग्रेस पार्टी की वजह से है, और उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी पर भी आयद होती है। हम पे कहाँ आयद होती है? हम 3 सीट लड़ रहे हैं पार्लियामेंट में 2019 में, और नरेंद्र मोदी 300 जीत जाते हैं। अब तो हद तो ये हो गई कि अब कांग्रेसी लोग कह रहे हैं कि भाई हमको स्पीकर ने सस्पेंड कर दिया, तुमको नहीं किया। तो मैंने कहा, अब आइंदा तुम ये कहोगे तुम 6 फुट 2 इंच के और हम 5 फुट 7 इंच के हैं, इसलिए वजह से हमको निकाल दिए। अब कहाँ रुकेगी बात, बताइए आप? हाँ, वो ये कह रहे हैं कि आपको नहीं सस्पेंड करते हैं। हाँ, बिल्कुल। अब वही तो बोल रहे हैं ना। आपको बीजेपी वाले मानते हैं, आपको स्पीकर ने एक्स्ट्रा टाइम दे दिया। कल बोलेंगे कि आप इतने लंबे क्यों हैं, कल बोलेंगे कि आप इतना अच्छा क्यों बोलते हैं, आप गूंगे बन जाइए। तो मैं क्या करूंगा इस बारे में? तो ये तो गलत है ना। आप अपनी कमजोरी को देखिए, उसको दूर करिए, आप लड़िए। आपको कौन रोक रहा है? आपको हराइए। हम भी नहीं चाहते कि दोबारा तीसरी मर्तबा इस अजीज वतन अजीज के प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र मोदी बने। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे, जहां जहां हमसे हो सकेगा हम कोशिश करेंगे और करते आए हैं। इंडिया के जो गठबंधन के नेता अगर बाहें खोल दे तो आप जाना चाहेंगे वहां? बाहें खोल दें, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ आपने साथ दिया ना उनका। नहीं, हमने उनका साथ नहीं दिया। हमने
बीआरएस पार्टी के नो कॉन्फिडेंस मोशन पर हमने साथ उनका दिया। नो कॉन्फिडेंस मोशन की हम तायद में खड़े रहे, मगर बीआरएस पार्टी के नो कॉन्फिडेंस मोशन की हम तायद में खड़े रहे थे। वो बाहें वाहें नहीं खोलेंगे, हमको मालूम, और हमको ज़रूरत भी नहीं है। हमको ऐसे महबूबा के बाहों में जाकर कोई सुकून मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये ऐसी महबूबा है जिसने बहुत से लोगों को वफा नहीं किया। जो लोग उसको महबूब समझे और चले गए, वो बेचारे उनकी खबरें बन गई और महबूबा अभी तक जिंदा है। तो हमको ऐसी महबूबा की ना जुल्फ़ों की ज़रूरत है, ना इनके गले में जाकर। हमको दूर से मालूम कि ये बड़ी ख़तरनाक महबूबा है, दूर रहो इससे। एक तरफ महबूबा है तो दूसरी तरफ महबूब है, तो हमको दूर रहना चाहिए। लैला मजनू का खेल बहुत हो रहा है, तो अब हमको एहतियात करना है। अब दुकानदार की मोहब्बत है, एक तरफ चौकीदार के दावे हैं, तो अब इसमें हमको दूर रहने की ज़रूरत है। पर एक और समस्या है सर आपकी, जो मुझे दूर से नज़र आती है, वो ये है कि मुस्लिम आपको तो महबूब मजनू सब मान लेते हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो उस क्षेत्रीय दल को चुन लेते हैं, जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी को, बिहार में आरजेडी को, या नीतीश बाबू की पार्टी को। अभी आए थे ना मोहतरम, यहाँ से गए हैं, महाशय बोल के गए हैं, आपने सुना, उन्होंने आप सबको ज्ञान दिया, हम सुन रहे थे, बाहर बहुत आवाज़ें आ रही थी। तो खैर वो तो नाकाम साबित हुए। वो इतना वोट, मुस्लिम वोट उनको मिला, शायद ही उनकी पार्टी की तारीख में इतना वोट मिला होगा। उनको वोट मिला, मगर तब भी बीजेपी जीत गई। हम यही तो बात कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी सिर्फ एक समुदाय पर नहीं है, मगर आज नहीं तो कल मुसलमान इस बात को समझ रहा है कि भैया ये जो गले में हमारे सांप डालकर हम नाचते हैं ना, वो नाचने की जरूरत नहीं है। आप इस सांप को निकालिए और उनके गले में डालिए, बोलिए अब आप नाचिए। ये इलेक्शन चुनाव आता है तो अब देखिए ये तो हो रहा है। ये भाषण आपका सुनते हैं, असद भाई करते हैं, लेकिन वोट उनको दे देते हैं। अगर सुनिए, और उसकी वजह क्या है, क्योंकि वो देखते हैं कि क्या आप बीजेपी को डिफीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वहीं पर बात अटकती है। 17-18% के साथ आप नहीं डिफीट कर सकते हैं। आपको अन्य जातियों के भी, आपको हिंदू वोट्स भी चाहिए होगा। फिर आप कन्हैया लाल को कितना मिला और के परिवार को कितना मिला और जुनैद के परिवार को कितना मिला, जब आप बोलेंगे तो आप एक समुदाय को हर्ट करते हैं। नहीं, हम बिल्कुल हर्ट नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। इंसान चाहे हिंदू या मुसलमान हो, उसका क़त्ल होता है। अगर आप मज़हब के नाम पे कहेंगे कि इस मरने वाले की जान की कीमत ज़्यादा थी, उसकी कम थी, तो गलत है, वो गैर इंसानी बातचीत है। मुझे वोट नहीं मिल रहा है, मुझे मिलेगा वोट, और जिस दिन मिलेगा आप तमाम लोग चौकन्ना रह जाएंगे, क्या हुआ होगा वो। देखिए, एक पीरियड होता है, लोग तंग आ चुके हैं इन लोगों से, दोनों तरफ से तंग आ रहे हैं। कभी घरों को तोड़ दिया जाता है, तो कभी राजस्थान से किसी को किडनैप करके लेकर चले जाता है। तो इसमें तब्दीली आएगी। अब रहा सवाल कि कामयाबी, आप जो बार बार बोल रहे हैं हमको, मैडम देखिए, ज़िंदगी में जो है ना, बास चीज़ें प्रिंसिपल्स भी होते हैं, उसूल होते हैं। हम पॉलिटिशियन ज़रूर हैं, हो सकता है कि हम में कम प्रिंसिपल हो, मगर इतना तो हम जानते हैं कि हम जो लोग हमारे लिए वोट डालते हैं, इस उम्मीद पर वोट डालते हैं कि भैया कम से कम तुम जब खड़े होगे तो हमारी दर्द की, हमारी तकलीफ़ की, हमारे हक़ की तुम बात करोगे। तो वो कर रहे हैं। आज नहीं तो कल होगा, नहीं होगा तो कोई परवाह नहीं, कौन सा क़यामत में आ जाएगी। कम से कम हम ये गम लेके तो ख़बर में नहीं जाएंगे कि अरे हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोला। हम कोशिश करेंगे, आज नहीं तो कल वो हमको ये लग रहा है कि जो नौजवान नस्ल है, पीढ़ी है, वो इस बात को अब महसूस कर रही है कि ये सब लोग हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, करते कराते कुछ भी नहीं है। अब देखिए चेंज आएगा। विपक्षी गठबंधन, लेकिन अगर हम देखें तो बहुत सारे नेता हैं, सिर्फ ये कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और भी तमाम नेता हैं जो अन्य पार्टियां हैं उनके। आपको लगता है कि प्रतिभाशाली और भी नेता बहुत सारे हैं, सिर्फ कांग्रेस को ही अगर हम छोड़ दें तो? देखिए, इन तमाम में दाग है, इन तमाम में दाग है। ममता बनर्जी बीजेपी के साथ नहीं थी, पर अब लड़ रही है ना। नहीं, देखिए है ना, हम तो नहीं थे बीजेपी के साथ। फिर आप नीतीश कुमार बीजेपी से ही मुख्यमंत्री एक नहीं 2-3 मरतबा बन गए। डीएमके का भी बात लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में साथ थे। तो ये शरद पवार का देख लीजिए कि इनकी पार्टी खुद लोग कह रहे हैं कि 2019 में हम लोग तय कर रहे थे बीजेपी के साथ जाने के लिए। अब उनकी पार्टी में क्या बोलना चाहिए, डिवीज़न हो चुका है।
तो जितने लोग हैं ना, जब इनकी जबान से ये जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो हमको जरा हंसी आती है। वो लोग ये समझते हैं कि हम हैदराबाद में बोलते हैं कि भैया हम क्या कान में फूल लगा के उतरे, अब इस तरह की भाषण दे रहे हैं। तो ये है, इनका रिकॉर्ड है, अच्छा है, लड़ रहे हैं, देखिए क्या होता है। अभी तो 2024 के चुनाव आते आते देखेंगे आप, बहुत से अभी तब्दीलियां, चेंजेस होंगे, कौन कहाँ रहेगा, किधर बैठेगा नहीं मालूम, अभी देखते जाइए। जैसे आपने ये बात की तो अरविंद केजरीवाल का नाम हाँ बनना है। बिल्कुल, वो भी है ना, वो क्योंकि भी है। कांग्रेस के साथ यहाँ पर 7 सीटों को लेकर दिल्ली में ही अभी से मतभेद आने लगे हैं। नहीं नहीं, होगा नहीं होगा नहीं मालूम, पर उनको देखेंगे आप, वो अलायंस करेंगे, कितने जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे। उनका जो व्यू है हिंदुत्व के बारे में अरविंद केजरीवाल का, सबके सामने है। और मैं तो कह रहा हूं आपको कि मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि इनको तो यहां पर एक दिल्ली में बीजेपी का, आरएसएस का थिंक टैंक है, उसने पैदा किया इनको, उसी ने उनको पूरा ताकत दी, उसी ने उनको इश्यूज ला कर दिए, तो उसी से उनका प्रमोशन हुआ। तो वो क्यों नहीं जानते क्या? लोग जानते हैं। अब देखिए, आज अचानक ये लोग जो निकाब पहनते हैं और ये समझते हैं कि लोग इनके पास को भूल जाते हैं। इनका पास सबके सामने, इनका प्रेजेंट देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं वहां पर। 2 नेताओं की बात करते हैं जो आपके आसपास हैं, जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू। अविश्वास प्रस्ताव में उन्होंने सरकार का साथ दे दिया, एक तरह से दिल्ली सर्विसेज बिल पे साथ दे दिया। नहीं, मगर आज कुछ भी पता है क्यों? नहीं, आज भी जगन मोहन रेड्डी चंद्रबाबू नायडू से लाख दर्जे अच्छे हैं। जगन मोहन रेड्डी कम से कम अपनी जबान का पक्का है, और चंद्रबाबू नायडू अपनी जबान के पक्के नहीं हैं। जो आदमी अपने ससुरे को धोखा दे सकता है तो किसी को भी दे सकता है। सच में कह रहे हैं आप। हम थे एमएलए 94 में, वो अपने ससुरे को धोखा दिए। एनटी रामाराव उसी गम में इस दुनिया से चले गए। ये और बात है कि वो 9 साल मुख्यमंत्री थे। तो जगन है, मुझे लगता है कि बीजेपी का क्यों साथ दिया, ये सवाल था। नहीं, ये अच्छा नहीं किया, नहीं करना चाहिए था। उन्होंने क्या मजबूरी थी उनकी, वो बता सकते। मगर जाहिर है कुछ ना कुछ मजबूरी थी होगी। कुछ मजबूरी रही हाँ, होगी। जाहिर है, बिल्कुल मजबूरी थी होगी। कहते हैं एजेंसीज का इस्तेमाल करती है ये सरकार। नहीं मालूम, वॉशिंग मशीन है, एजेंसी है, नहीं मालूम, बट है, कुछ ना कुछ है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, 3 फोकस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो उन्होंने लाल किले से भी इस बार बोला। और वो तुष्टीकरण वाले मामले में आप एकदम फिट बैठते हैं। नहीं, हम तो हर जगह फिट हो जाते हैं ना। दाढ़ी हमारे चेहरे पे, तो हर जगह हम फिट हो जाते हैं। वन साइज फिट ऑल इस देश में है तो मुसलमान है। हर चीज की जिम्मेदारी आप मुसलमान पे डाल दीजिए। भाई, तुष्टीकरण की, अपीजमेंट की बात कर रहे हैं आप। कौन इन सो कॉल्ड गौ रक्षकों को अपीजमेंट कर रहा है? कौन इनको हरियाणा में हथियार का लाइसेंस दे रहा है? किसने कहा था कि कपड़े देखकर पहचानो? कि कौन बगैर ड्यू प्रोसेस करे 400 घर को आपने बिल्डिंग्स को तोड़ दिया? किसकी कस्टडी में कन्विक्टेड प्रिजनर है, उसको गोली मार दी जा रही है? कौन कानून बना रहा है रिलीजियस कन्वर्जन के ऊपर, लव जिहाद के नाम पर? अपीजमेंट किसका हो रहा है इस देश में, आप बताइए। अपीजमेंट मुसलमान का हरगिज नहीं है। अगर अपीजमेंट हो रहा है तो हम बोल रहे हैं बताओ कौन सी मिसाल है, कौन सी मिसाल है अपीजमेंट की? ये अपीजमेंट की मिसाल नहीं है। आप तो मार्जिनलाइजेशन को भी छोड़ दीजिए, अब तो आप टारगेट कर रहे हैं। बीजेपी सिर्फ जबानी तौर पर कहती है पसमानदा मुसलमान, मगर बीजेपी का ने कोई मुस्लिम एमपी तो छोड़िए, मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है उनके पास। तो ये सच्चाई है। प्रधानमंत्री बोलते हैं क्विट अपीजमेंट, क्विट फुला। भाई, देश को बोलना चाहिए क्विट मेजॉरिटी अपीजमेंट, ये बोलना चाहिए। जो वो कर रहे हैं, उनकी सरकार कर रही है, इससे कोई इनकार ही नहीं कर सकता। इतना ज्यादा तादाद में आप इन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं तो उसका नतीजा सब देख रहे हैं। यूसीसी, एक देश एक कानून क्यों ना हो? नहीं, इस कैसे होगा बताइए आप। हमारे संविधान में कंकरेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और सेंट्रल लिस्ट है, तो कैसा करेंगे? हमारे देश में अगर आप और हमको अरुणाचल जाना है तो परमिट लेके जाना पड़ेगा। हमारे देश में आईपीसी, सीआरपीसी के अमेंडमेंट्स हर स्टेट के अलग हैं, कानून अलग है। हमारे देश में नागालैंड, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट को उनके कल्चरल प्रोटेक्शन का हमने उनको राइट दे दिया। हमारे देश में हमने हिंदू सक्सेशन एक्ट बना दिया, हिंदू मैरिज एक्ट बना दिया, हिंदू मेंटेनेंस अडॉप्शन एक्ट बना दिया।
हमने हमारे देश में अगर कोई रिलीजियस लॉ को फॉलो नहीं करता तो हमने स्पेशल मैरिज एक्ट बना दिया, इंडियन सक्सेशन एक्ट बना दिया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना दिया। तो कैसे होगा? देखिए, भारत की खूबसूरती इसके डाइवर्सिटी में है, जो बीजेपी आरएसएस को दिखता ही नहीं है। उनको देश ब्लैक एंड व्हाइट में दिखता है, हमको देश कलर में दिखता है। ये कलर्स है, ये भारत एक मोजाइक है। आप यूसीसी की बात कर रहे हैं, अरे यूसीसी आप कैसे लेके आएंगे जब आप क्या ये सब जो कानून है इसको आप निकालेंगे क्या? हाँ, निकालेंगे, बदलेंगे। एक देश एक कानून होगा। इस कलर के आगे सुनिए, आप हमेशा कहते हैं सर कि ये देश एक गुलदस्ता है। उस गुलदस्ते की आड़ में क्या महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ बहुविवाह की आजादी देना गलत नहीं है? देखिए, कानून तो बन गया है, नहीं, कानून तो है, मगर आज भी 84% अगर चाइल्ड मैरिजेस होती हैं तो हमारे हिंदू भाइयों की बेटियों की होती है। कानून तो आपने बना दिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, मेरा नहीं है। आपने कानून बनाया, गोवा हर बात बोलते हैं गोवा का यूसीसी। अरे भैया, गोवा के यूसीसी में एक हिंदू महिला अगर 25 और 30 साल की उम्र में बेटा नहीं पैदा कर सकती तो उसका हस्बैंड दूसरी शादी कर सकता है। शादी के 25 साल बाद बेटा नहीं पैदा 25 और 30 साल के दरमियान में आप शादी कर सकते हैं, वो कानून है। बदलेगा ना ये सब? अरे कैसा बदलेंगे? बहुविवाह रुके ना सर। देखिए मैडम, आप इसके हक पक्ष में हैं। देखिए, भारत की फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है। आप मेरे रिलीजन को आप कैसा छीन सकते हैं मुझसे? आप यूसीसी के नाम पर आप मेरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन छीनना चाह रहे हैं। अच्छा, आपके प्रोग्राम्स में देख रहा था तो उसमें हर बीजेपी का आदमी ये कह रहा था कि हम रोकेंगे, एक शादी से बढ़ के नहीं करेंगे, हम बच्चियों को शेयर दिलाएंगे। टारगेट सिर्फ मुस्लिम्स थे, टारगेट पूरा देश नहीं था। तो वो तो हिंदुओं के लिए भी होगा, मुस्लिम्स के लिए भी होगा, सबके लिए होगा। आप तो बीजेपी फंस गई ना, आप बीजेपी फंस गई, इसलिए टाइम हो गया, बात ही नहीं कर रहे हैं, कुछ सन्नाटा है पूरा। वो शोले में डायलॉग था ना, एक अंकल पूछता है कि भाई इतना खामोशी क्यों है? खामोशी हो गई है। आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में 3,780 करोड़ का टैक्स डिडक्शन दिए, मुझे भी दीजिए, नहीं देते आप किसी को। यही तो हम बता रहे हैं आपको। अच्छा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में सिर्फ यूसीसी है क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो देश का इनकम है, रिसोर्सेज है, सब में मिलने चाहिए। आज भारत की 55% दौलत सिर्फ 15 लोगों के पास है। इस पर मोदी जी क्यों नहीं बोलते कुछ? बहुत चालाकी से आपने बहुविवाह से मुझे हटा दिया। नहीं हटाया हूं। क्या वो महिलाओं के अधिकार के खिलाफ नहीं है? देखिए मैडम, महिलाओं के अधिकार की आप जब बात कर रहे हैं ना, तो फिर मोदी जी बिल्किस बानो को बुलाकर अशोक चक्र उसको देना चाहिए, या पद्म भूषण दीजिए उसको, कि एक महिला जिसका रेप एक नहीं कितने लोगों ने किया, उसकी आंख के सामने उसकी बेटी को मार दिया, उसकी मां का रेप करके मार दिया, आज भी वो मोदी जी से इंसाफ की भीख मांग रही है। जब वो मुख्यमंत्री थे तो इंसाफ नहीं किया, तो चलिए करिए ना मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ। आप कौन रोक रहा है आपको? अब बुलाइए अपने घर पे, बुलाइए, आप तमाम को लेकर जाइए और मोदी जी बोलिए कि ये देश की बेटी है, मैं मानता हूं इसको, बोलिए आप। वो आज भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। वो मणिपुर की बेटियों के बारे में नहीं बोलते, नहीं बोलते। 300 चर्चेस जला दिए गए मणिपुर में। अगर ऑस्ट्रेलिया कनाडा में किसी मंदिर पर कोई इंक फेंकता है तो MEA की तरफ से बयान आ जाता है। आज क्यों नहीं बोलते मोदी जी? बोलिए ना। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, आपको बोलना चाहिए। अच्छा, वो ट्रेन में RPF का कांस्टेबल नाम पूछकर 3 मुसलमानों का मर्डर करता है, अपने सीनियर मीना साहब का मर्डर करता है। मोदी जी को बोलना चाहिए, नहीं बोलते। यही तो परेशानी। अच्छा, ये नहीं बोलते तो कांग्रेस भी नहीं बोलती। इस देश में लड़ाई सिर्फ ये हो रही है कि सबसे बड़ा हिंदू सम्राट कौन है, यही लड़ाई हो रही है। और इसीलिए देख रहे हैं हम कहां जा रहा है देश। ये इसकी वजह क्या है? देखिए, अब G20 हो रहा है। वजह नहीं, G20 हो रहा है। हम मणिपुर में सिविल वॉर दिखाएंगे अमेरिका को, तमाम कंट्रीज को। G20 हो रहा है, इतने ताकतवर ममालिक के लीडर्स आ रहे हैं, हम उनको नू का डेमोलिशन दिखाएंगे। देखिए, यही तो हो रहा है ना। पर हर मुल्क में ऐसे विरोधाभास तो कुछ ना कुछ हिस्सों में होते ही हैं। G20 तो देश का जश्न है, नहीं, भारत के लिए अध्यक्षता है, हम ट्रॉइका का हिस्सा है। देखिए, ये रोटेटिंग प्रेसिडेंसी है। हमको पहले ही मिलना चाहिए था, हम पहले लेना चाहते थे, मगर हमने कहा कि नहीं हमको अभी नहीं चाहिए। हमने कहा इटली ले लो, फिर बोले कि इंडोनेशिया हम करना था, इंडोनेशिया आप कर लीजिए। 23 में करने की पॉलिटिकल रीजन है। हमको तो करना चाहिए था 2 साल 3 साल पहले।
मगर हमने कहा नहीं, इटली को बोला आप कर लीजिए, फिर इंडोनेशिया को कहा आप कर लीजिए। 23 में करना इसलिए जरूरी था क्योंकि 24 में चुनाव है। अब टीवी पे दिखाया जाएगा, जाने 24 घंटे बाजा बजेगा। क्या करे, बायलेट ब्लैकआउट कर दे? नहीं नहीं नहीं, टीवी पे देखिए ब्लैकआउट नहीं, बल्कि अब जहां पर वो कॉन्फ्रेंस होगी उस दिल्ली के इलाके को बंद कर दिया जा रहा है। वो लोग हमको कल मिले आके। 2023 जानबूझकर लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यकीनन लिया है, चुनाव के लिए। यकीनन लिया है, मैं कह रहा हूं, मैं एलिगेशन नहीं कर रहा हूं। आप देख लीजिए, इटली को हमने कहा आप कर लीजिए, फिर हमारी बारी थी, कहा इंडोनेशिया का आप कर लीजिए, फिर हम कर रहे हैं। तो रोटेटिंग प्रेसिडेंसी है। अब बीजेपी ये दिखा रही है कि भैया बस हमको ही मिला है, किसी को नहीं मिला था। ये मदारी का नाच किसी और जगह करिए। जो लोग देखते हैं पढ़ते हैं उनको मालूम है, तो हमको मिला है, तो रोटेटिंग प्रेसिडेंसी है। हमको अफसोस इस बात का होगा कि जब 9 सितंबर को जॉइंट कम्युनिके नहीं निकलेगा, हमको उस वक्त बड़ा अफसोस होगा। और G20 की तारीख में मेरे ख्याल से पहली या दूसरी मर्तबा होगा, कंफर्म नहीं। रूस यूक्रेन की जंग की वजह से ये आपको उसमें राइडर देना चाहिए ना। इसमें ये रूस यूक्रेन की जंग की वजह से है ना, हाँ, कि अमेरिका रूस के साथ जॉइंट स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। फॉरेन सेक्रेटरीज बैठे तो सर सुनिए। नहीं समझ गया मैडम। देखिए जब मोदी जी पुतिन को और जेलेंस्की को बोल के जंग रुका सकते हैं 6 दिन के लिए, अरे 1 साल तक क्यों नहीं रुकाया भाई? आपने रुका देते ना आप। और मैं तो ये समझ रहा था कि भारत के प्रधानमंत्री G20 को सामने रखकर रूस को भी जाएंगे और यूक्रेन को भी जाएंगे, ताकि उनको ये पैगाम दे सके। वो नहीं गए। इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट गया था, रूस को भी गया था, यूक्रेन को भी गए थे, मगर हम नहीं कर पाए। अब जब जंग 1 साल से चल रही है तो अब रुका क्यों नहीं रहे हैं? हम तेल ले रहे हैं, सस्ते में तेल ले रहे हैं, मगर देश की जनता को फायदा नहीं है, वो प्राइवेट कंपनीज को फायदा हो रहा है। तेल ऑयल तो उतना ही बिक रहा है और पेट्रोल की कीमत आसमान को छू रही है। तो ये फैक्ट है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। क्या असदुद्दीन ओवैसी ये सोचते हैं कि वो अपनी जो छवि है उसको एक बड़े नेता के तौर पर और भी, सुनिए तो पूरा सवाल ही नहीं बोलिए मैडम, बोलिए। मैं कह रही हूँ कि टमाटर सिलेंडर, हाँ, उत्तराखंड, हिमाचल, बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन ऐसे मुद्दों पर आपकी सक्रियता नहीं दिखाई देती है। अब शुरू करते हैं। अभी आपने अच्छा कहा, अभी से चेंज लाते हैं। तो मोदी जी जो है G20 में 3,500 से 4,000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अगर वो 3,500 को अगर हम गैस के सिलेंडर में देते तो गरीब को 300 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलता, अब 1100-1200 में नहीं। अब आपने और एक क्या कहा आपने? टमाटर सिलेंडर। हाँ, सिलेंडर हो, टमाटो। अब टमाटे की जिम्मेदारी मोदी जी पे आती है ना। अब तो बेचारे जो लोग मैकडॉनल्ड, बर्गर किंग, सबवे, इनके पास भी टमाटो नहीं मिल रहा है। तो अब देखिए, मोदी जी कहते हैं कि मैं घर में बैठकर ड्रोन को भिजाता हूं, मुझे मालूम आता है। भाई ड्रोन भिजाकर मालूम कर लेते टमाटो कहां गया। टमाटो गायब हो गया, टमाटो मिल ही नहीं रहा है। अब इसका जिम्मेदारी किस पर आएगी? सरकार पर नहीं आएगी। अब बोलेंगे नहीं वो महाराष्ट्र के इस इलाके में। अरे भाई, आप जब इतने विजनरी हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। तो ये तो हम और मुझे आप अपने इमेज को चेंज करने की जरूरत नहीं है मैडम। मैं जैसा भी हूं, मेरी माँ के लिए बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं। मेरा इमेज है। अब ये देखिए, इमेज कितना इमेज चेंज करेंगे। इमेज की बात आई तो आपके चौक में जब हैदराबाद में आपका भाषण होता है, मोटरसाइकिल पर आप आ जाते हैं। हाँ, क्यों? बुरी बात क्या है? बुरी बात क्या है? अच्छी बात है। मोटरसाइकिल चलाना चाहिए। नेता हुए तो सब करना चाहिए। हमको शौक है मोटरसाइकिल चलाने का। हम अपनी जवानी में बहुत कुछ किए मोटरसाइकिल पर, मगर उसमें क्या बात है? नहीं, अच्छा काम किए। आप लोग गलत मत समझिए। आप लोग ऐसा गलत क्यों समझ रहे हैं? नहीं, अच्छा काम किए। हम क्रिकेट खेलने आते थे। हाँ। 2024 में वो कौन सा, आपने G20 कहा कि जानबूझकर लिया गया है 23 में ताकि 24 के लिए प्रोजेक्ट हो। राम मंदिर को लेकर जनवरी में वहां पर स्थापना हो जाएगी और प्रधानमंत्री भी उसमें जाने वाले हैं। 370 उन्होंने हटा दिया। हालांकि यूसीसी पर थोड़ी सक्रियता हुई थी लॉ कमीशन से, लेकिन उस पर थोड़ा सा बैकफुट पर, जैसा आपने कहा, दिख रही है। लेकिन इनकी तरफ क्या पलड़ा भारी नहीं दिख रहा है? दम भर रही है बीजेपी के हम पिछली बार का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। G20 से आपको लगता है एक टोन सेट होगा उसके लिए? नहीं होगा। काउंटर कैसे कीजिएगा? नहीं होगा। ये देखिए, विपक्ष कैसे काउंटर करेगा? ये मोदी जी लाख कोशिश कर लेंगे टीवी पर सिर्फ उनको ही दिखाया जाए, G19 के और यूरोपियन यूनियन के लीडर से मिलते हुए, बात करते हुए। वो नहीं होने वाला है। वो एक ऑप्टिक्स की कोशिश करेंगे। राम मंदिर का भी जब बात आई तो फिर वो 6 दिसंबर और 28 दिसंबर 49 को भी याद रखना पड़ेगा। वो भी एक इवेंट होगा।
वो भी एक इवेंट होगा। देश में जो गरीब तबका है वो अब रियलाइज कर चुका है कि बीजेपी उनको किस तरीके से उनको परेशान कर रही है, किस तरीके से उनको नीचे और लेकर आ रही है, किस तरीके से जो गरीब की आमदनी में कमी हो रही है। और नौजवानों में अब थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है। वो जो नौजवान जो उम्मीद कर रहा था कि मोदी जी आएंगे तो पूरे मसले मसाइल तकालीफ दूर हो जाएंगे, वो नहीं है। अभी चेंज आ रहा है। मैं आज भी कह रहा हूँ 24 का इलेक्शन ओपन इलेक्शन है, ये कोई फोरगॉन कंक्लूजन नहीं है। कौन मुश्किल बनाएगा इसे? देश की 133 करोड़ जनता मुश्किल बनाएगी इंशाल्लाह। आज जो पावर में होता है ना, तो सब लोग बोलते नहीं है, किसी का फायदा होना है, किसी को काम निकालना है, कोई डर के में होता, मगर सच्चाई जमीन की है कि ये इलेक्शन एक सख्त और टफ इलेक्शन होगा। बीजेपी के लिए आसान इलेक्शन नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने तो लाल किले से कहा है कि अगले साल भी वही तिरंगा फहराएंगे 15 अगस्त को। नहीं, वो तो कह सकते हैं कि वो जिंदगी भर वही लहराएंगे, वो बोलने में कोई एतराज नहीं है। बोल सकते, बोलने की आजादी है प्रधानमंत्री को। हमारी को थोड़ा कम होगी, उनको है बोलने की, बोल सकते हैं। लेकिन कौन होगा विपक्ष का, कौन सा नेता होगा जो आपको लगता है उनको वाकई चुनौती दे सकता है? एक कैंडिडेट तो कंसेंसस से बनाना पड़ेगा ना। ये सवाल पूछने पर इंडिया गठबंधन के लोग नाराज हो जाते हैं। मेरा मानना यह है कि देश की जनता खुद एक आदमी को या महिला को जो भी हो उसको मौका देगी। अगर हम ये समझ रहे हैं कि 130 करोड़ 133 करोड़ जनता में सिर्फ एक ही नरेंद्र मोदी है, तो बिल्कुल ये देश की जनता की तौहीन होगी। ऐसा हरगिज नहीं है। इस देश में बहुत से काबिल लोग हैं, और जैसे अंग्रेजी की कहावत है, कमिट द आवर कमिट द मैन, वो होने वाला है इंशाल्लाह। अभी आपने कहा कि G20 हो, राम मंदिर हो, सब एक इवेंट की तरह बीजेपी और मोदी सरकार करती है। नहीं, ये तो अडवाणी साहब ने कहा था मोदी के बारे में, हमने नहीं कहा। लाल कृष्ण आपको अडवाणी जी बड़े अच्छे लगने लगे? नहीं, अच्छे नहीं लगे हैं। जब रथ लेके निकले थे तो सारे टूट पड़ते थे। नहीं, बिल्कुल अभी भी टूट पड़ते हैं उनके ऊपर। उनके पॉलिटिकली उनकी हरकतों से ही तो सब तमाशे, मर उन्होंने कहा था, हमने नहीं कहा। ये अडवाणी ने कहा था ये इनके बारे में, ये इवेंट मैनेजमेंट अच्छा करते हैं, हमने नहीं कहा। देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए। लेकिन G20 एक ग्लोबल इवेंट होगा, पूरे विश्व की नजर रहेगी। शी जिनपिंग अगर आते हैं, चाइनीज प्रीमियर, आप अभी से ही मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, आप बोलिए। और उनके साथ एक फोटो आ जाएगी, उसके बाद पूरा विपक्ष उन पर टूट पड़ेगा। क्या संदेश हम देंगे? नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना कि शी जिनपिंग जब भारत में आएंगे तो वो हम लोगों को ये बताने आ रहे हैं कि तुमने क्या किया, कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारी डेप्सांग डेमचौक पर बैठा हुआ हूं। तुम डिसएंगेजमेंट करते मगर तुम डी एस्केलेशन की बात नहीं कर सकते, तुम डी इंडक्शन की बात नहीं कर सकते। तुम पोंग सांग सू के 18-19 राउंड की बातचीत होगी, मगर मैंने बफर जोन क्रिएट कर दिए। वो होगा। शी जिनपिंग से हमको तकलीफ होगी। ठीक है, कॉन्फ्रेंस से आ रहे हैं, मगर हम कैसे अपनी जमीन को भूलेंगे? हमारी 50,000 फौज 1.5-2 साल से खड़ी हुई है वहां पर। अगर यही रवैया रहेगा तो फिर याद रखिए, शायद आपकी हमारी जिंदगी में हम सियाचिन को भी खो देंगे। बात करेगी डिसएंगेज, अरे डी एस्केलेशन, डी इंडक्शन कब होगा बताइए? क्यों बफर जोन आपने क्रिएट कर दिए वहां पर? और आप फिर हमारा ट्रेड इंबैलेंस चीन से बढ़ता जा रहा है। ये क्या है फिर कि ये चीन से मोहब्बत क्या है बताइए? कौन सी मोहब्बत है, कौन सी मजबूरी है चीन से, जो हम इनकी इन तमाम चीजों को ये सरकार बर्दाश्त कर रही है? तो क्या करे सरकार? अरे सरकार फौज को हुक्म दे, फौज को आजाद करे, फौज की पॉलिसी पे चले। क्या हमारी फौज में मिलिट्री विजन नहीं है? आप फौज को छोड़ते नहीं है। अरे इतनी बहादुर फौज हमारी है, अगर आप बोलेंगे तो वो डेप्सांग डेमचौक से निकालेंगे उनको, दूसरे इलाकों पर हम जाकर बैठेंगे, 19 राउंड बातचीत करें। क्या मिल रहा है हमको बताइए आप? ये कोई तरीका है कि हम हमारी जमीन पर नहीं बैठ सकते? 2013 में नरेंद्र मोदी ने ही कहा था, जो मैंने पार्लियामेंट में कहा कि समस्या बॉर्डर पर नहीं दिल्ली में है। अब समस्या बॉर्डर पर नहीं, 7 लोक कल्याण मार्ग में है। 2013 में मोदी ने कहा था कि अगर हम अपनी जमीन पर बैठे हैं तो डिसएंगेजमेंट की क्या जरूरत? फिर आप क्यों कर रहे हैं? फिर आप ही तो कर रहे हैं ना। G20 से पहले ब्रिक्स सम्मेलन में भी पीएम जा रहे हैं। आपको लगता है वहां पर, क्योंकि अगर बॉर्डर रेजोल्यूशन के लिए कुछ करना है तो लीडरशिप इन्वॉल्वमेंट उसमें जरूरी हो? नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं और देश को गलत मैसेजिंग कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, इतना सब बोला हूँ। अब ब्रिक्स को जा रहे हैं। अरे हमने चीन को नाराज नहीं करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, उन्होंने हमको कहा कि एक एक्सरसाइज में हिस्सा लीजिए आप। हम नहीं गए, डर के नहीं गए चीन से कि चीन नाराज हो जाएगा। अरे क्या डरना है चीन से बताइए? क्या आखिर क्या है? हम चीन से क्यों डरते हैं? कई बार तो लगता है वैसे जी आप ही को भेज दिया जाए वहां पर, पूरी बातें आप करके आ जाएंगे।
नहीं मैडम, मैं जाने को तैयार हूं, आप भी चलना चाहिए कैमरे के साथ। ठीक है, चलिए हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी सबको लेकर जाएं। भाई आप लिख जाइए ना डेमचौक को बताइए। अच्छा हमको न मत लिख जाइए, अंजना ओम कश्यप को लेकर जाइए। चलिए बताइए कि अच्छा सैटेलाइट इमेजेस से अमेरिका को नहीं मालूम हो रहा है, ये G20 के लीडर्स को नहीं मालूम, जो आज तक पे जो सैटेलाइट इमेजेस आप दिखाते हैं हेडलाइंस टुडे आज तक में, वो तो अमेरिकन सैटेलाइट कंपनी है। हमारी तौहीन हो रही है। अगर अमेरिका के सैटेलाइट्स हमको बता रहे हैं कि भाई यहां पर चीन बैठा हुआ है, तो हम खामोश बैठे हुए हैं। अगर अमेरिका हमको 2 UAVs नहीं देता जो हम चेन्नई से ऑपरेट करें, तो मालूम ही नहीं होता क्या हो रहा है वहां पर। तिरंगा सबसे ऊंचा लहराएगा, भारत की अध्यक्षता में G20 होगा। उसी सवाल के साथ अंत कर रहे हैं। तिरंगा हमेशा ऊंचा लहराता था, है और रहेगा, चाहे मोदी हो या असद हो, इसी रहे या न रहे। तिरंगे की बात देखिए, तिरंगा हम सबसे बड़ा है। तिरंगा हमारे देश का। पाकिस्तान वालों को भी खूब सुना के आए हैं आप, पाकिस्तान वालों को भी खूब सुनाया है आपने। अब सुना क्या है, मगर फिर भी ये संघ परिवार के लोग बोलते कि वैसी खबरस्तान जाओ या पाकिस्तान जाओ। हम क्या करेंगे इन लोगों को? हम तो किधर भी कोई हमसे खुश नहीं है, ना दुकानदार खुश है, ना चौकीदार खुश है, मगर हम खुश हैं। तो तिरंगा, हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान भी खुश नहीं है, अब तो चीन भी खुश नहीं होगा कल से। तो आप भी कहते हैं कि पाकिस्तान से आतंकी आते हैं। आप ही ने कहा कि 26/11 से। अरे 370 हटने के बाद इसी महीने में हमारे सिपाही मारे गए, कश्मीरी पंडित छोड़कर चले गए जम्मू को। हो रहा है ना, बिल्कुल आ रहे हैं। और हम वर्ल्ड कप मैच खेल रहे हैं उनसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। अब बताइए आप, ये हो सकता है क्या? क्रिकेट मैच भी हो रहा, आतंकवादी भी आ रहे हैं देश से। देखिए आप क्रोनोलॉजी समझिए, अमित शाह ने कहा था। तो भारत के लिए गर्व महसूस होगा। आखिरी सवाल जहां से हमने शुरुआत की थी कि G20, देखिए ये नरेंद्र मोदी का मैडम इवेंट है, एक बात भारत की सफलता है। मैडम एक बात सुनिए, मैं इस जमीन में पैदा हुआ हूं अपनी माँ की कोख से, और जब मरूंगा तो इसी जमीन में जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। ये जमीन मुझे इतनी मोहब्बत है, इस जमीन से मुझे हमेशा मोहब्बत थी और रहेगी। मैं ये नहीं मानने को तैयार नहीं हूं कि किसी देश के प्रधानमंत्री से इस जमीन की अहमियत बढ़ जाएगी। अगर इस जमीन की अहमियत इसलिए बढ़ती है, इसलिए है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी इस जमीन में पैदा हुआ, मोदी इस जमीन में पैदा हुआ। इस जमीन ने हमको सब कुछ दिया। यह गलत बात है कि कोई इंसान इस जमीन को देता है, इस जमीन हमको देती है इस जमीन पर रहने वाले गरीबों की, मजलूमों की खिदमत करने के लिए। तो यह फर्क है। मगर लोग अगर अब यह समझेंगे कि इंडिया से, भारत से बड़ा मैं हूं, तो वो उनका गुरूर है, अहंकार है। वो असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप आए आज तक G20 समिट में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सवालों के जवाब देने के। बहुत धन्यवाद।